नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे पेनी स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो 35 रुपये से भी नीचे चल रहा है और पिछले काफ़ी 1.5 से 2 साल के बीच में काफ़ी कंसोलिडेटेड रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन करे हैं। तो पेनी स्टॉक में बेसिकली हम मैनेजमेंट टीम को देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक भी होते हैं जो फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। सो शायद आपने ये नाम गैस कर लिया होगा कि वो कौन सा स्टॉक होगा। सो उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे वीडियो पे। मुझे लगता है आपने गैस कर लिया होगा टेक्सटाइल किंग को। क्या नाम है उसका? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, उसका नाम है ट्राइडेंट ग्रुप। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट की। क्या ट्राइडेंट का रहा है, क्यों ट्राइडेंट इतने नीचे गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है और अब क्या मल्टीबैगर बनेगा वो। तो अब बात करते हैं कि ट्राइडेंट किस सेगमेंट में काम करता है। तो इसके सेगमेंट के बारे में जानते हैं। ये मेजरली 3 सेगमेंट इसके मुख्य हैं जिसमें ये काम करता है। इन तीनों में है बाथ एंड बेड लिनन, यार्न और पेपर। जो सेगमेंट रेशियो 20, 26 और 54% के लगभग है। वहीं डोमेस्टिक में है और यूरोपियन कंट्री में 56% है और डोमेस्टिक में 44% इसका जोग्राफी रेवेन्यू है। सो बेसिकली बाथ और लिनन टॉवल्स में ये डील करता है। अब बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर क्या कर रहा है। अगर इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को डीपली समझें तो मोर देन 2% ऑफ टोटल जीडीपी है, मोर देन 12% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का। वहीं बात करें 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। और वहीं बात करते हैं तो 4% शेयर्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड करता है इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये पेनी स्टॉक में क्यों है। अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो लास्ट 1.5-2 साल से क्यों ये गिर रहा है। इसका वीक देखेंगे 52 वीक का, 25 रुपीज़ 52 वीक का लो बनाया है और हाई बनाया है 41 रुपीज़। तो क्यों इतना ये कर रहा है ट्रेड इस टाइप से, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका मेजर रीज़न जो है दोस्तों वो है यूएस इन्फ्लेशन। सो उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो नवंबर 2022 से लेके अभी तक ये जो है कंसोलिडेट फेस में चल रहा है। कंसोलिडेट जो है फेस में ये चल रहा है। तो ये 30 से लेके और 35 के बीच में ही कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके पीछे रीज़न है जो यूएस में इन्फ्लेशन है उसकी वजह से है। बिकॉज इसका 57 to 60% जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ही है और यूरोपियन कंट्री में इन्फ्लेशन की वजह से जो है इस वजह से वो बीट कर रहा है और इसका जो है प्राइस नीचे पे नीचे जा रहा है। अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट को ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट सेगमेंट में बाथ है, टॉवल्स है, पेपर्स है, ये सब ऐसी नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं जो लोग पहले प्रायोरिटी पे ले। जब भी इन्फ्लेशन आता है और प्राइसेस रेज होते हैं तो लोग पहले अपनी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करते हैं। दैट्स वाई जो है इन चीज़ों को बाद में रखते हैं। तो दैट्स वाई जो है इसकी खपत कम होने लग गई है। डिटेल में एनालाइज करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की कैसी है, क्या ग्रो कर रही है, क्या करती है। सो कंपनी हमने बेसिकली पहले ही आपको बताया है कि ये पेपर्स एंड स्टेशनरी बनाती है, यार्न्स में, केमिकल्स में और एनर्जी में भी वर्क करती है। और साथ ही साथ इसका जो है और भी बिजनेसेस हैं जो इसने अभी शुरू किए हैं, जैसे कि ये केमिकल्स, एनर्जी, ये सारे सेक्टर। इसका जो मेन सेगमेंट है वो बेड शीट्स में है, बाथ टॉवल्स में है, पेपर्स में है, यार्न्स में है, केमिकल्स में, एनर्जी में और एफएमसीजी में अभी इसने स्टार्ट किया है। एनर्जी और एफएमसीजी में, उससे पहले इसी में था। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो 1990 में हुई है, ट्राइडेंट मैन्युफैक्चर लिमिटेड। और ये जो है यार्न्स में, टेली टॉवल्स एंड बेड शीट एंड पेपर्स और केमिकल्स में डील करती है दोस्तों। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल की तो यार्न में 100% कॉटन कंबाइंड यार्न यूज़ करते हैं, सब यार्न और ओपन एंडेड करते हैं। अगर होम टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें इंक्लूडिंग बाथ एंड बेड लाइन और सॉलिड प्रिंटेड शीट्स ये करते हैं, पिलोज कवर। उसके अलावा पेपर्स में ये करते हैं, केमिकल्स में भी ये सप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इनकी, कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पंजाब एंड मध्य प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर 22 दिस फैसिलिटी कलेक्टेड हेल्ड 5,69,000 स्प्लेंडिंग, 7,464 रोटर्स, 320 एयरजेट्स, 367 लूम्स एंड 500 लूम्स बेड शीट्स। तो कंपनी का इतना बड़ा है वो है टर्नओवर। अब यहाँ बात कीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये खुद प्रोड्यूस करती है, जहाँ 49.4 MB इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करती है अपनी सेल्फ की। और वहीं आप देखेंगे इसमें तो ये देखिए इनके स्पेंडर हैं 5,89,000, रूट्स हैं इनके 7,464, 332 एयरजेट्स हैं और ये सारे कंपनी के सेल्फ के हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 Q4 का अगर यूटिलाइजेशन देखें कि किस टाइप से सेगमेंट में था तो यार्न में इसका 68% का कंट्रीब्यूशन है। टॉवल की बात करें तो वहाँ 48% है, बेड शीट में 81% है और पेपर में तकरीबन 80% के लगभग है। तो 68, 48, 81 और 80% के लगभग फाइनेंशियल ईयर 23 Q4 का ये सेगमेंट था। वहीं अगर बात करते हैं तो कंपनी हैज़ प्लान्ड ए कैपेक्स ऑफ 21.61 बिलियन ओवर फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 25।
तो ये इसका है टू बी फाइनेंस डेप्ट रेशियो 3:1। इट विल बी इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ याम सेगमेंट ऑफ 48%, शीटिंग सेगमेंट 59%, टावल सेगमेंट 6%, केमिकल सेगमेंट 118% एंड पावर सेगमेंट 28%। तो इस टाइप से ये सेगमेंट वाइज है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू ब्रेकअप में भी द कंपनी शीट है बेनिफिट फॉर स्टेट इंटरेस्ट सब्सिडी 5 to 6%। सो ये था। अभी रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करते हैं तो यहाँ रेवेन्यू ब्रेकअप फाइनेंशियल ईयर 22 तक का अपडेट है साइट पे, जहाँ सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर बात करें तो टेक्सटाइल में कंपनी ने 77% रेवेन्यू आता है, पेपर से 13% आता है, केमिकल से 1%, ट्रेड सेल्स ऑफ टेक्सटाइल से -1% का रेवेन्यू इस बार गया है, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट से -2% का, एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से -6% का गया है दोस्तों। तो वही अगर हम बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू की, फाइनेंशियल ईयर 22 में सेगमेंट रेवेन्यू क्या रहा है, तो टेक्सटाइल में कंपनी ने 86% किया है और पेपर और केमिकल में 14% के लगभग कंपनी ने किया है। वहीं अगर ज्योग्राफी स्प्लिट की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 की, तो इंडिया से जो इनका बिजनेस आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वो केवल 32% है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए से 44% है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो आता है वो 24% है। तो आप देख रहे होंगे कि यूएसए 44 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 24, दोनों मिला के तकरीबन 65-70% जो है इनका आउट ऑफ इंडिया है। दैट्स वाई इन्फ्लेशन की वजह से इसका जो है रेट डाउन जा रहा है। तो 32 इंडिया से, यूएसए से 44 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 24% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। द कंपनी हैज़ प्रेजेंस इज ओवर 150 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंट है। द मेकिंग ऑफिशियल इन चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली एंड मुंबई एंड ओवरसीज इन न्यूयॉर्क, यूएसए, दुबई एंड यूके। सो इस टाइप से कंपनी जो है 150 कंट्रीज में वर्क कर रही है। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज। तो बाथिंग में इनका सेगमेंट है, बेडशीट में, पेपर में ये जो है किसानों की जो क्रॉप्स होती है उसका जो वेस्टेज बच जाता है उससे ये पेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पहली कंपनी है जो किसानों के वेस्टेज से पेपर प्रोड्यूस करती है। तो ये भी इन्होंने एक सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाला है। पेपर क्वालिटी की बात करें तो नॉन सरफेस्ड पेपर है, सरफेस साइज पेपर है और स्टेशनरी पेपर है। 3 टाइप के पेपर्स जो है ये प्रोड्यूस करती है और वो भी जो है ये रॉ मटेरियल से यूज़ करते हैं जो किसानों का रॉ है। उसके अलावा यान इनका काफ़ी अच्छा है। यान भी इनका खुद ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ रहता है अपने ही उस पर लोकल फार्मर से, और बाकी इनके खुद के भी अपने यान के जो है प्रोड्यूसर हैं बने हुए। उसके अलावा केमिकल की बात करें तो केमिकल अभी इनका रिसेंट में है। इन्होंने केमिकल और जो एनर्जी पे है वो रिसेंट में काम किया है। तो केमिकल में इनके जो सेगमेंट हैं, लेबोरेटरी रिग्रेंट गार्ड सरप्लस एसिड करके ये सेगमेंट है इनका केमिकल में, और इसी तरह से कंसिडर द बेस्ट इन क्लास क्वालिटी सरप्लस ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ द डिस्लाइजेशन। तो इस टाइप से ये जो है बैटरी के लिए अल्कोहल एसिड जो बनता है सरप्लस, वो ये बनाते हैं अपने केमिकल्स में। एनर्जी का इनका खुद का प्रोड्यूसर है, तो ये खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनके मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो खुद के पावर प्लांट्स हैं, खुद जनरेटर सस्टेनेबल पावर सिस्टम है इनका, तो जिसके थ्रू ये एनर्जी करते हैं। और अगर इनके एनर्जी का बैकअप देखा जाए तो 9.4 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते हैं अपने ही प्लांट में, उसे बढ़ा के अब ये 6.6 था, जो कि बढ़ के अब 9.4 के लगभग हो गया है। तो ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी, और इनके प्लांट की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो इनके हर प्लांट में करीबन 2 मेगावाट के लगभग 20 मेगावाट के लगभग जो है प्लांट में इन्होंने खुद एनर्जी के सोर्सेज करे हुए हैं। तो ये इस टाइप से एनर्जी में भी अच्छा काम करती है। अगर हम इसके देखें कि इसके ट्रस्टेड जो हैं इसके कस्टमर्स कौन से हैं, तो देखिए बिग बाज़ार में है, होम शॉप में है, मेट्रो में, डी मार्ट में, जेएस, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और होम टाउन, अकेला मार्केट, मिंत्रा, ये सारे के सारे जो हैं इसके ब्रांडेड हैं, जो इसके ब्रांडेड कस्टमर हैं जो इसके ब्रांड को सेल आउट करते हैं अपने रिटेल स्टोर्स पे। तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो ये बेड में, बाथ में, पेपर में, यान में, केमिकल में, एनर्जी में और एफएमसीजी में सेक्टर में काम करती है। काफ़ी अच्छा ग्रुप है ट्राइडेंट का। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न पे हम जाते हैं तो देखते हैं, अगर हमने 14 अगस्त का चार्ट पैटर्न देखा है तो उस पर देखिए 1.67% जो है गिरा है स्टॉक। तो 32 रुपये पे लगभग अभी आज की डेट में चल रहा है, 32 रुपये 35 पैसे के एवरेज में। वहीं अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो पास्ट 5 डेज में जो है 1.09 पे पॉजिटिव में रहा है ये। तो करीबन 35 पैसे का उछाल दिया है इसने लास्ट 5 डेज़ के उसमें, अगर आप देखेंगे तो। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 1 मंथ के चार्ट की, तो 1 मंथ के चार्ट में इसने 2.71% का लॉसेस दिखाया है, जहाँ की 90 पैसे डाउन में गया है। 2.71
का लगभग लॉसेस दिखाया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 6 मंथ के चार्ट पे, तो 6 मंथ के चार्ट पे इसने 1.89% का प्रॉफिट दिखाया है, तकरीबन 60 पैसे प्लस में गया है ये 6 मंथ में। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके YTD की फिगर की, तो YTD में इसने जो है -5.96 का जो है डेप्रिशिएट गया है, यानी कि 5% के लगभग 6% के लगभग लॉस में कर रहा है, लगभग 2 रुपये लगभग नीचे गया है। और वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं ईयर की, 1 ईयर की बात करते हैं, तकरीबन 5.96% के लगभग डाउन गया है। वहीं 1 ईयर के चार्ट पे जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 13% के लगभग माइनस गया है ये, तो करीबन 4-5 रुपये का इसने जो है डाउन गया है लास्ट 1 ईयर के पैटर्न पे। वहीं अगर 5 ईयर्स की बात करें, पास्ट 5 ईयर में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 427% का रिटर्न दिया है इस शेयर्स ने, तकरीबन 26-27 रुपये का दिया है। तो 5 साल में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, तकरीबन 427% का रिटर्न, काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है 427%। तो यानी कह सकते हैं हम कि इसमें मल्टीबैगर बनने का दम है इस स्टॉक में। लास्ट बात करें तो 21 जनवरी 2022 को इसने अपना हाई बनाया था, जो कि 64.35 रुपये का था। तो 21 जनवरी 2022 में इसने अपने ब्रेक अपना किया था सबसे हाई का 64 रुपये तकरीबन और 35 पैसे। तो तब से अभी तक ये वापस इस हाई पे नहीं पहुंचा है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अदर पैरामीटर की। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो करीबन 16,511 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आप इसे मान सकते हैं कि स्मॉल कैप से भी थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है कंपनी। वहीं अगर बात करते हैं इसके इंडस्ट्री पी की, तो वो 27.8 पे चल रहा है, और स्टॉक पी की बात करते हैं तो 40.9 पे चल रहा है। तो यानी अभी भी स्टॉक महंगा है अपने, अगर आप करें इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी महंगा चल रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है इसे थोड़ा और गिरना चाहिए तो ये अपने एवरेज में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री पी 27 है और स्टॉक पी 40 है। वहीं बात करें करंट प्राइस तो 32.40 रुपये लगभग है। हाई लो जो 52 वीक का है वो 41.90 और 25 रुपये तक इसका लो बना है। वहीं बात करते हैं अगर इसके अदर चीज़ों में, तो ये देखिए यहाँ ROCE की बात करें तो 11.9 है और ROE इसका है 11 पॉइंट। तो 11 पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। वैसे 15 से ऊपर कोई अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डिविडेंड कंपनी हर साल 1.11 का दे रही है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 4.04 CR है, अगर आप देख रहे होगे। वहीं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में दे रहा है, ये 29.4 के लगभग माइनस में जा रहा है। वहीं बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स की, तो वहाँ 40.9 है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.9 है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके डेप्ट टू इक्विटी की तो 0.34 है। तो डेप्ट टू इक्विटी अगर 1 से नीचे होता है तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके अलावा रिटर्न ऑफ एसिड भी काफ़ी अच्छा है, 6.63 के लगभग है, यानी 5 से अबव भी है तो अच्छा है। EPS ग्रोथ जो है वो 0.79 है, तो यहाँ थोड़ा सा EPS ग्रोथ को और बढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो शेयर ओवरऑल अच्छा है और इसमें पोटेंशियल है। और इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर हैं वो अभी थोड़े वीक लग रहे हैं, लेकिन पहले अच्छे। अगर आप डेप्थ की बात करें तो 1442 करोड़ ही डेप्थ है कंपनी पे, तो मतलब आप देख रहे होंगे कि कंपनी में डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब प्रो और कॉन्स की बात करते हैं तो प्रो में कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 41.3, डेबिटर हैज़ बीन इम्प्रूव फ्रॉम 26.5 टू 15.9 डेज, स्टॉक इज ट्रेंडिंग इन 3.9 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, द कंपनी हैज़ डिक्लेयर पुअर सेल्स 6.79 ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। सो ये सब टाइप से है। अगर आप प्रो कॉन्स में देखेंगे, प्रो में और भी है, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फॉर 72.45। पी कंप्यूटर की बात यहाँ करते हैं आप, तो नंबर 1 पे ट्राइडेंट चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप देखेंगे तो 16,000 करोड़ का सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसी का, तो 16,510 करोड़ का बाकी सबका है। डिविडेंड यील्ड 1.1 है, अपने कंपटीटर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड ये यही देता है। और अगर आप देखेंगे पीई तो पीई भी इसका काफ़ी महंगा है, अपने सारे कंपटीटर में सबसे ज़्यादा पीसी का महंगा है, और इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी ओवर चल रहा है दोस्तों। तो जब तक ये इंडस्ट्री पी से नीचे नहीं आता है तब तक ये मुझे लगता नहीं कि अभी बाई रेंज में आ रहा है। उसके अलावा देखेंगे वैल्यूएशन और कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में चल रहा है, -11.9। अब प्रॉफिट और लॉस पर देख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट, जहाँ की हम ईयर बाई ईयर कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए ईयर बाई ईयर अगर देखेंगे आप तो सेल्स ग्रोथ इसका बढ़ रहा है। 2021 से बात करते हैं तो 21 में 4531 था, 4531, 22 में 6998 और 23 में 6332 हुआ। वहीं सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो केवल 2022 में 54% के लगभग रहा है। बाकी अगर देखेंगे आप 2016 में माइनस थी, 17 में माइनस थी, 18 में माइनस थी, 19 में प्लस थी, 20 में फिर माइनस, 21 में माइनस और 22 में माइनस। तो काफ़ी माइनस रही है सेल्स ग्रोथ, और केवल मार्च 2022 में इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। सो अगर हम बात करते हैं इसके
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे 24%, 25%, 24%, तो प्रॉफिट में कंपनी अच्छी बनी हुई है। पहले के भी अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 19%, उससे पहले का प्रॉफिट 32%, 32, 23, 14, 30, तो मतलब जो है ऑन एन एवरेज कंपनी 25% से ऊपर ही जो है प्रॉफिट में चल रही है। ईपीएस ग्रोथ की बात करते हैं तो 0.16 23 में था, उससे पहले एक 1.64 था, इस टाइप से था। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 10% है, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर में 9% है। स्टॉक CAGR की बात करते हैं तो 3 साल में 69% है, 5 साल में 40% है, और 10 ईयर्स में 43% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 15%, 5 ईयर्स में 14%, और लास्ट 10 ईयर में 13% के लगभग है। और लास्ट ईयर की अगर बात करें विदिन 1 ईयर में रिटर्न ऑफ इक्विटी तो 11% है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 11%, 3 साल का 15%, 5 साल का 14 और 18%, काफ़ी 13%, 10 साल का काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। 3 ईयर्स में अच्छा है 10%, लेकिन 5 और 10 ईयर्स में थोड़ा सा सेल्स डाउन है। CAGR काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि बोरिंग्स कितना है कंपनी के ऊपर, तो बोरिंग्स देखिए, बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर काफ़ी है, लेकिन 2020 के बाद से बोरिंग कंपनी ने कम किया है। जहां 2020 में 1991 था, वहीं 1981 था, वहीं मार्च 2021 में 1562 किया, फिर 1597, और अब 1442 जो है बोरिंग है 2023 में। तो बोरिंग को काफ़ी कंट्रोल किया है कंपनी ने, तो मुझे लगता है बोरिंग पार्ट्स पे कंपनी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। पहले के बोरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर आप तो 2580, 3540 जो कि 2016-17 में दिख रहा था, वहीं घट के वो बोरिंग जो है आपको 2020 में 1900, फिर 21 में आपको डाउन गया, 22 में डाउन। तो ये गुड सिम्टम्स हैं कंपनी के, जो दिखा रहा है कि कंपनी जो है बोरिंग्स अपना कम करती जा रही है। पर वहीं नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो माइनस में चल रहा है, -144, लेकिन उससे पहले जो है प्लस में था 172, उससे पहले फिर माइनस में था -220, उससे पहले प्लस में था 309। तो आप देखेंगे 2020 में प्लस में था, 2021 में माइनस में गया, 2022 में फिर प्लस में, 2023 में फिर माइनस में। तो ये कंसर्न एरिया थोड़ा सा रेज हो रहा है यहाँ पर कि नेट कैश फ्लो जो है वो अप डाउन हो रहा है, कभी बढ़ता है और कभी माइनस में चले जाता है। अब बात करते हैं ROC की। ROC देखेंगे तो ROC इसका 12 गया था, उससे पहले 23 था, 10 था, 10 था, 12 था। ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो 10 से 12 के बीच में ही रहता है, बस एक साल जो है 2022-23 में उठा था। उसके बाद अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें कि किसके कैसे होल्डिंग्स है, तो दोस्तों प्रमोटर के पास अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो ये देखिए, प्रमोटर ने मार्च 2023 में 73.19 था और जून में 73.19, यानी कि तकरीबन मार्च से लेके 2023 से अभी तक प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग चेंज नहीं की है। वहीं अगर FIS की होल्डिंग देखेंगे तो वो बढ़ी है, 2.43 से 2.47 कर दिया है, मार्च में जो है 2.43 था। और DIs ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, देख रहे हैं 0.04 से लेकर 0.05 है। तो प्रमोटर्स जो हैं, जो FIs और DIs हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि अभी ये इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। देखिए FIs और DIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी होल्डिंग बढ़ी है। वहीं गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है, उसमें कुछ है नहीं। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है आप देखेंगे तो घटाई है, तो लास्ट में देखिए 23.09 है और 23.03 है। तो पब्लिक अपनी होल्डिंग घटा रही है, जबकि FIs और DIs इसमें भर भर के पैसा लगा रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये आगे जाके काफ़ी अच्छा करेगा। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होता है US में तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है काफ़ी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक मल्टीबैगर जरूर बनेगा, तो इसमें हमें वेट और वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टॉक में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि इसको हमें अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।